गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश सांकला आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित भारतीय इतिहास की पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और इस क्लास का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। हर एक क्लास को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और प्रत्येक क्लास में आपको एक एक चीज समझा के उसके आपको नोट्स रेडी करवाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में जहां तक हो सके आप इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए जी आज अपने स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का मेरा एक फेवरेट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैदिक संस्कृति। ठीक है, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। पहला प्रश्न है कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या था। कालक्रम, पहला प्रश्न देखिए, इस सभ्यता का कालक्रम था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व। ये कंप्लीट वैदिक संस्कृति का इतिहासकार कहते हैं कि ये टाइम था। ठीक है, अब इतिहासकार विंटरनित्ज ने इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा है। वे कहते हैं कि पहला काल आता है इसका ऋग वैदिक काल। वैदिक काल को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? वैदिक काल को दो भागों में। ठीक है, पहला वो कहते हैं कि पहला इसका जो काल था उस काल को कहते हैं विंटरनित्ज ऋग वैदिक काल। इसे क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। पहला काल है ऋग वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल का जो टाइम था वो था 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का समय। 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, ये ऋग वैदिक सभ्यता का काल। इसके बाद आता है जी अपना उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक का जो टाइम था उस उत्तर वैदिक काल का कालक्रम था आपका 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व। 600 ईस्वी पूर्व, ये काल आपका ऋग वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये दो पार्ट, पहला ऋग्वैदिक काल और इस ऋग्वैदिक का काल कौन सा था? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व का टाइमिंग ही क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अपने अब आगे बात करते हैं इस संस्कृति के बारे में। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हमारे भारत में जिस नई संस्कृति का उदय हुआ इतिहास में उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इस संस्कृति को आर्यन संस्कृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? आर्यन संस्कृति। इसे आर्यन संस्कृति भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? हमें 33 बार मिलता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य क्या थे? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य क्या थे? श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, उदार थे, अभिजात थे, कुलीन थे। ठीक है, लेकिन इनमें सबसे जो ऑथेंटिक जो मत आता है वो कौन सा आता है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। उसके बाद कहते हैं कि आर्य सबसे पहले सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर बसे, जिसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश से कहते हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है कि आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? इस बात का उत्तर सबसे पहले 1855 में, कब की बात है ये? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 1855 में जर्मन विद्वान मैक्स मुल्लर ने दिया। किसने दिया था? जर्मन विद्वान मैक्स मुल्लर ने। मैक्स मुल्लर ये कहते हैं कि आर्य एक जाति है। मैक्स मुल्लर ने क्या कहा था आर्य को? उन्होंने कहा था कि आर्य एक जाति है, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही मत को अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आर्य केवल एक भाषाई शब्द है। तो मैक्स मुल्लर के अनुसार आर्य क्या थे? एक भाषा। मैक्स मुल्लर, इस विद्वान के अनुसार आर्य क्या थे? एक भाषाई शब्द है। आर्य एक भाषाई शब्द है। तो आर्य को भाषा मानने वाले विद्वान कौन से थे? सबसे पहले विद्वान थे मैक्स मुल्लर। इन्होंने 1855 में, कब की बात है? 1855 में इन्होंने क्या कहा था? आर्य केवल एक भाषाई शब्द है। हालांकि इनसे पहले 1784 में
द रॉयल एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स ने अपने एक भाषण में कहा था कि आर्य एक भाषाई शब्द है। उन्होंने भी क्या कहा था, इनको आर्य को एक भाषा माना। ठीक है, किसने? 1784 में द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। ठीक है, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स ने भी अपने व्याख्यान में इन आर्यों के लिए भाषाई शब्द का प्रयोग किया। वे कहते हैं कि ये भाषाएं थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा, गोथिक भाषा, सेल्टिक भाषा, यूनानी भाषा, लिथुअन भाषा, जर्मन भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, इन सभी भाषाओं के बीच में उन्होंने तालमेल स्थापित करते हुए इन सारी की सारी भाषाओं को इन्होंने भारोपीय भाषा का, इन सभी भाषाओं को क्या कहा था? भारोपीय भाषा। अर्थात ये सारी के सारी जो भाषाएं थी ये भारत तथा यूरोप दोनों क्षेत्रों में बोली जाती थी, इसलिए इनको भारोपीय अर्थात अथवा इंडो आर्यंस भाषा भी कहा। इनको इंडो आर्यंस, इनको क्या कहा गया? इनको इंडो आर्यंस भाषा का। ठीक है, अब आपके सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मैक्स मुलर के अनुसार, ठीक है, ये भाषाएं थी इंडो भारोपीय अथवा इंडो आर्यंस भाषा। ठीक है, तो ये इंडो आर्यंस भाषा थी या भारतीय भाषा थी और इनको बोलने वाले को क्या कहते थे? भारोपीय अथवा इंडो आर्यंस कहते हैं। और कहते हैं कि भारोपीय शब्द का या भारोपीय शब्द का सबसे प्राचीन प्रमाण हमें मिलता है 2200 ईस्वी पूर्व में। 2200 ईस्वी पूर्व में ईरान से एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख में पहली बार इस भारोपीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 2200 ईस्वी पूर्व में ईरान का एक अभिलेख, और उस ईरान के अभिलेख में पहली बार हमें भारोपीय शब्द का, हमें क्या मिलता है? भारोपीय शब्द का उल्लेख मिलता है 2200 ईस्वी पूर्व में ईरान के एक अभिलेख में। ठीक है, भारोपीय शब्द का उल्लेख। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन, नेक्स्ट अपने बात करते हैं आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन। अब आर्य सबसे पहले सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर बसे, जिसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। और इसी ऋग्वेद में इस सप्त सिंधु प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों के नाम मिलते हैं जो इस प्रकार है। इनमें सबसे पहली जो नदी है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सबसे पहली और प्रमुख नदी है सिंधु नदी। कहते कि यह आर्य की सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रसिद्ध नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आर्य सबसे पहले इसी नदी के तट पर आकर बसे थे, इसलिए यह आर्य की क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, सबसे प्रमुख नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिरण्यवती नदी कहते हैं। इसे हिरण्यवती नदी भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीधा सीधा आ गया कि ऋग्वेद की किस नदी को हिरण्यवती नदी कहा गया है? तो सिंधु नदी को हिरण्यवती कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आपका सरस्वती नदी। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यह आर्य की सबसे प्राचीन नदी है, पहली बात। दूसरी, आर्य की सबसे पवित्र नदी है। आर्यों ने इस सरस्वती तथा द्वष्टती नदी के बीच के पवित्र प्रदेश में ही सबसे पहले इन आर्यों को वेदों का ज्ञान हुआ। और वेदों का ज्ञान होने के कारण इस सरस्वती तथा द्वष्टवती इन नदियों के बीच के पूरे पवित्र प्रदेश को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया। इस इन दोनों नदियों के बीच के पवित्र प्रदेश को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया इसको? ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया। ब्रह्मावर्त प्रदेश। ठीक है, यहाँ ये एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कि ब्रह्मावर्त प्रदेश किस नदी के प्रदेश को कहा गया है? तो
सरस्वती तथा दुष्टती नदियों के बीच के पवित्र प्रदेश को, जहां पर इन नारियों को ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का ज्ञान हुआ और वेदों का ज्ञान होने के कारण इस पवित्र नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ब्रह्मावर्त प्रदेश कहा गया है। ठीक है, इस सरस्वती नदी को नदी तमे कहते हैं, अर्थात नदियों में तो पवित्र नदी, नदी तमे, देवी तमे और अम्बे तमे, माँ अम्बे के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, आर्य में सबसे पवित्र नदी। क्लियर। नंबर 3 पे आती है आपकी शतुद्री, सतुद्री नदी। इस नदी को वर्तमान में सतलुज नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वर्तमान में, सतलुज नदी कहा जाता है। वर्तमान में इसे सतलुज नदी कहते हैं। तथा ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता में, क्या किसमें, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता में इस नदी को जरद्रोश नदी कहते हैं, जरद्रोश। अब ये इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकता है कि किस नदी को ऋग्वेद में जरद्रोश नदी, सॉरी किस नदी को ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवस्था में जरद्रोश नदी कहा गया। तो शतुद्री नदी को, इस नदी को वर्तमान में सतलुज नदी कहते हैं और ऋग्वेद में इसको शतुद्री नदी कहा गया है। तथा ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवस्था में इसको क्या कहते हैं, जरद्रोश नदी। क्लियर। ऋग्वेद में अगली जिस नदी का नाम देता है वो उस नदी का नाम है आपका विपाशा, विपाशा। क्लियर। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, व्यास नदी, व्यास नदी। ऋग्वेद में इसी नदी को परिगणित तथा मरुद वृद्धा नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिगणित व मरुद वृद्धा नदी भी कहा जाता है। और ईरानी धर्म ग्रंथों में इसको हाईफेसिस तथा बाईबेसिस नदी भी कहते हैं। इसे हाईफेसिस, इसे हाईफेसिस तथा बाईबेसिस, बाईबेसिस। ये बहुत डीप और इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये पेपर में आएगा तो मुझे उम्मीद है कि अधिकांश जो विद्यार्थी इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि जो यूनानी धर्म ग्रंथ है उस ग्रंथों में विपाशा नदी को हाईफेसिस बाईबेसिस नदी कहते हैं। और इसी विपाशा नदी के तट पर इंद्र ने उषा के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसकी सेना को पराजित करके उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस नदी के तट पर उनका युद्ध हुआ उस नदी का नाम क्या था, विपाशा नदी। अब इसको आप याद कैसे करोगे, इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। अब मैंने एक दिन विपाशा बसु को कॉल किया और मैंने कहा विपाशा जी आप कहाँ पर हो, तो विपाशा ने मेरे को कहा कि सर आप क्लास लीजिए तब तक मैं ब्यास होके आती हूँ। ठीक है, तो विपाशा वर्तमान में कहाँ पर गई हुई है, ब्यास नदी का, ब्यास नदी गई हुई है। और मैंने कहा वाह रे वाह विपाशा जी आप तो बड़ी शानदार गणित पढ़ाते हो। ठीक है, और आप जब व्यास गए तो वापस क्या लेके आना, अमरूद लेके आना। ठीक है, तो विपाशा बसु के द्वारा किस क्षेत्र की यात्रा की गई इन दिनों, व्यास नदी की या व्यास क्षेत्र की। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अगली नदी थी अस्किनी नदी। नेक्स्ट नदी कौन सी है, अस्किनी नदी, अस्किनी। इस नदी को वर्तमान में चिनाब नदी कहते हैं। इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, चिनाब नदी। वर्तमान में इसे चिनाब नदी कहा गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, अश्विनी एक लड़का है और आज अश्विनी चुनाव लड़ने के लिए गया है। आज अश्विनी एक चुनाव लड़ने के लिए गया है। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, उन ट्रिकों के साथ साथ आप इतिहास को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, पांचवें क्या छठी है, वितिस्ता नदी। ये 5वें नंबर की है और इसके बाद ये नंबर है 6। तो वितिस्ता नदी, वितिस्ता नदी। वर्तमान में इस नदी को झेलम नदी कहते हैं। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, झेलम नदी, झेलम। आप देखो कोई भी व्यक्ति अगर उसको प्यास लगे या उसको तीस लगे, अपने कहते हैं कि मेरे को बड़ी गर्मी का मौसम है और गर्मी की ऋतु में मेरे को बड़ी प्यास लग रही है, तीस लग रही है, तो जिस व्यक्ति को तीस लगती है तो वो अधिक दूरी को झेल नहीं सकता, यानी वो अधिकांश क्षेत्र में जा नहीं सकता या गर्मी को अधिक झेल नहीं सकता। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को तीस लगती है वो गर्मी को अधिक झेल नहीं सकता, तो वितिस्ता झेलम नदी। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी आपके 7वें नंबर पे है परुष्णी नदी, परुष्णी नदी। ऋग्वेद में इसको परुष्णी नदी कहा गया है। इसे ही इरावती नदी कहा गया, इरावती नदी, इसे इरावती नदी कहते हैं। और वर्तमान में इसको रावी नदी कहा गया। क्या कहते हैं इसको, रावी नदी। ओके, अब ये है परुष्णी नदी, ऋग्वेद की 7वीं नदी। कहते हैं कि परुष्णी नदी को ऋग्वेद में परुष्णी और इरावती नाम दिया गया है तथा वर्तमान में इसको रावी नदी कहते हैं।
इस नदी के तट पर त्रितसु राजवंश के भरत कुल के राजा राजा सुदास और उनके कुल पुरोहित विश्वामित्र तथा उनके द्वारा बनाए गए 10 राजों के समूह के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध कहा गया। इसे क्या कहा गया है? 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध। अब ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? तो इतिहासकार ये कहते हैं कि वैदिक काल का एक नियम था कि राजा के बाद पुरोहित का ही एकमात्र ऐसा पद था जो आनुवंशिक था, यानी कि राजा के बाद उनका पुरोहित ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पद पर रह सकते थे। लेकिन राजा सुदास ने ये नियम तोड़ दिया, और ये नियम तोड़ने के बाद उन्होंने गुरु विश्वामित्र को उनके पद से हटाकर अपने एक नए गुरु वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित नियुक्त किया। और कुल ये जो गुरु वशिष्ठ थे भगवान राम के गुरु थे, उनको अपना कुल पुरोहित बनाया। अब जब ये बात विश्वामित्र को पता चली तो वे बड़े नाराज हुए और राजा सुदास को के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने 10 कबीलों का एक समूह बनाया। इनमें 5 बड़े कबीले थे और 5 छोटे कबीले थे। तो आज अपने देखते हैं कौन कौन से कबीले थे। सबसे पहले अपने बात करते हैं 5 बड़े कबीले। इन कबीलों में सबसे पहले था, ऋग्वेद में इन 10 कबीलों का उल्लेख मिलता है। इनमें 5 बड़े कबीले थे जो आर्यन कबीले कहलाए, और जो छोटे कबीले थे वो भी आर्यन थे। और इन 10 के 10 कबीलों ने मिलकर गुरु विश्वामित्र का साथ देते हुए परुष्णी नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा उसको क्या कहते हैं? 10 राज्य युद्ध। उसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। अब कहते हैं कि इस 10 राज्य युद्ध में जो 10 कबीले थे, इन कबीलों का नेतृत्व करने वाला जो कबीला था उन्हें क्या कहा गया? पुरु जनपद। तो पहले मैं आपको पहले इन 10 कबीलों के नाम लिख के बताता हूं। पहला है अनु कबीला, अनु। दूसरा है यदु। तीसरा है द्रुहुम। चौथा है पुरु। और 5वां है तुर्बस। ठीक है, ये 5 बड़े कबीले। अब इनको आपने याद कैसे करना है? एक दिन की बात है, मैं अनु के पास गया और मैंने कहा भाई अनु, तू याद करके मेरे को आज दही लेके आना, आज मेरे लिए दही लेके आना। तो अनु को गुस्सा आया और उसने कहा कि क्यों? मैंने कहा भाई मेरे को पूरी खानी है। ठीक है, तो उसने कहा कि तू बस कर जा। ठीक है, तो अनु, यदु, द्रोहुम, पुरु और तुर्बस ये 5 बड़े कबीले थे, और इनके साथ साथ 5 छोटे कबीले थे जिनमें था शिवो, अलीनो, विष्णु, भलासनो और पक्तो। ये 10 कबीले, और इन 10 कबीलों का नेतृत्व जिस कबीले ने किया था वो था आपका पुरु जनपद। अब पेपर में सीधा सीधा पूछे जाते हैं कि 10 राज्य युद्ध में 10 कबीलों का नेतृत्व किस कबीले के द्वारा किया गया था? तो उनका नेतृत्व किया था पुरु जनपद ने। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, और इस युद्ध में कहते हैं कि राजा सुदास विजय रहे और ये 10 के 10 कबीले पराजित हो गए। बाद में पुरु और जो आपका जो ये भरत कबीला था, उन दोनों के बीच में एक संधि हुई और एक नया कबीला बना जिसे आपको कुरु जनपद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कुरु। ठीक है, भारत और कुरु के आपस में संधि के कारण एक नए कबीले का उदय हुआ जिसको क्या कहते हैं? कुरु जनपद। क्लियर? अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं नदियां होगी। इन 7 भारतीय नदियों के साथ साथ ऋग्वेद में अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों के नाम भी मिलते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 गोमती नदी। पहली नदी कौन सी है? गोमती नदी। पहली है गोमती नदी। ठीक है, और इसको गोमल नाम मिलता है। इस नदी का नाम हमें क्या मिलता है? गोमल नाम मिलता है। ये अफगानिस्तान में बहने वाली इंपॉर्टेंट नदी नाम क्या है? गोमती नदी, और इसको गोमल नदी भी कहा जाता है। दूसरे है कुंभा नदी, कुंभा। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? काबुल नदी। वर्तमान में इसको काबुल नदी कहा जाता है। ठीक है, तीसरी है कुरुमु, कुरुमु नदी। ठीक है, और चौथी है सुवास्तु। वर्तमान में इसको स्वात नदी भी कहते हैं। अब ये 4 नदियां और इन चारों नदियों के नाम भी ऋग्वेद में मिलते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि आर्यों का जो ज्ञान था वो अफगानिस्तान तक था, पाकिस्तान तक था, और ये जो आर्य थे सबसे पहले इन नदियों के क्षेत्र में आकर बसे थे जिसको ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। फिर विद्वान ये कहते हैं कि आर्य कौन थे और ये किस प्रदेश से आए?
तब इन कहते हैं कि आर्यों के क्षेत्र के संबंध में दो प्रकार के मत मिलते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का मूल जो क्षेत्र था वो भारत था, और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि आर्य भारत के नहीं बल्कि विदेशों से आए थे, ये विदेशी जाति के थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं आर्य को भारतीय मानने वाले, भारतीय मूल के मानने वाले जो विद्वान थे वो सबसे पहले कौन थे। इनमें पहले अपने बात करते हैं आर्यों का क्षेत्र, आर्यों का क्षेत्र भारत था। अब ये पहला पॉइंट है आपका, आर्यों का क्षेत्र भारत था। इस क्षेत्र के जो समर्थक विद्वान हैं इनमें सबसे पहला विद्वान आता है आपका नंबर 1 पे है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। पहला कौन सा है? अविनाश चंद्र दास। और इनके साथ साथ ठीक है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर संपूर्णानंद के साथ साथ ऋग्वेद, तीसरा कौन सा मत आता है? ऋग्वेद तथा देखिए अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद और ऋग्वेद के अनुसार आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो था आपका सप्त सिंधव प्रदेश। वो कौन सा क्षेत्र था? सप्त सिंधव प्रदेश। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्य का मूल क्षेत्र सप्त सिंधव प्रदेश था किन विद्वानों के अनुसार? तो देखिए डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद और ऋग्वेद के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र था आपका सप्त सिंधव प्रदेश। नंबर 2, ये क्लियर हो? नंबर 2 एलडी काला, एलडी काला के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र था। इनका मूल क्षेत्र कैसा था? आर्य हिमालय प्रदेश के थे। आर्य का मूल क्षेत्र क्या था? हिमालय क्षेत्र, हिमालय। आर्य हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी थे। ठीक है, एलडी काला के अनुसार। नंबर 3 पे भगवान दास। अब भगवान दास ने एक किताब लिखी थी द रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है द रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में इन भगवान दास के द्वारा क्या कहा गया? इनका मूल क्षेत्र भारत था। तो कहते हैं कि भारत इन आर्यों का मूल क्षेत्र था। इनके समर्थक विद्वान कौन से हैं? पहला है आपका अविनाश चंद्र दास, ठीक है, संपूर्णानंद और ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद एलडी काला के अनुसार हिमालयन का क्षेत्र था। ठीक है, भगवान दास ने अपने पुस्तक द रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में भारत को आर्यों का मूल क्षेत्र माना, भारत को आर्यों का मूल क्षेत्र माना। अब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट आता है जी आपका त्रिदेवा के अनुसार। त्रिदेवा ये कहते हैं कि मुल्तान में बहने वाली जो देविका नदी थी या वेदिका नदी थी, उस नदी के तट पर ही आर्यों ने अपना मूल क्षेत्र स्थापित किया था और ये उसी क्षेत्र के थे। तो त्रिदेवा के अनुसार आर्यों का मूल क्षेत्र कौन सा है? मुल्तान की वेदिका नदी, मुल्तान की वेदिका नदी का क्षेत्र। ठीक है, ये कुछ ऐसे मत थे जो ये सिद्ध करते हैं कि आर्य विदेशी नहीं, वो तो भारतीय क्षेत्र के थे। और रियल भी ये आर्य का मूल क्षेत्र क्या था? वो शायद भारतीय क्षेत्र के ही होंगे। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपके विदेशी समर्थक, विदेशी जो आर्य को विदेश का मानते हैं वो कौन कौन से विद्वान हैं? नंबर इसमें आता है जी सबसे पहले बाहरी क्षेत्र था। आर्य का मूल क्षेत्र क्या था? बाहरी क्षेत्र, अर्थात बाहर से आर्य सबसे पहले भारत में आकर बसे थे। इनमें सबसे पहले आपके विद्वान आता है बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने क्या कहा? तिलक कहते हैं कि आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो था उत्तरी ध्रुव। इनका क्या
क्षेत्र माना है उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्य का मूल क्षेत्र माना है। वो कहते हैं कि आर्य का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें थी। तो इनका जो क्षेत्र था वो उत्तरी ध्रुव था, अर्थात जहां पर लंबे दीर्घ काल तक या लंबे काल तक जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें थी, वो क्षेत्र क्या कहलाया था, इनका आर्य का मूल क्षेत्र था। तो ये क्षेत्र था उत्तरी ध्रुव। और धीरे धीरे कहते हैं कि ये इस क्षेत्र को छोड़कर जर्मन क्षेत्र की तरफ चले गए, वहां पर इन्होंने अपना मूल क्षेत्र स्थापित किया। और जर्मन प्रदेश को छोड़कर बाद में आर्य जो थे इस नदी के क्षेत्र पर आए और इसको क्या कहा है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। तो तिलक के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र कौन सा था, उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र। ठीक है। नंबर 2, पेनका व हर्ट के अनुसार। अब पेनका तथा हर्ट के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, जर्मन क्षेत्र था। आर्य को जर्मन प्रदेश का मूल क्षेत्र निवासी मानने वाले विद्वान कौन थे, पेनका तथा हर्ट थे। इनके अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र जर्मन का स्कैंडिनेवियन क्षेत्र था। कौन सा, स्कैंडिनेवियन का क्षेत्र ही आर्य का मूल क्षेत्र था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य जर्मन प्रदेश के थे, जर्मन प्रदेश के मूल निवासी थे किस विद्वान के अनुसार, तो पेनका और हल्ट के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र कैसा था, जर्मन प्रदेश था। बाल गंगाधर तिलक ने इनको किस क्षेत्र का माना था थोड़ा सा काट दूंगा। आर्य का मूल क्षेत्र क्या माना था, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, 7 मिनट का 7 मिनट का, 7 मिनट के अब तक पूरी क्रॉस ना आ रही। हाँ कोई नहीं। नेक्स्ट है नंबर 3, सर विलियम जोन्स के अनुसार आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो था आपका यूरोप का क्षेत्र। यूरोप, ये सर विलियम जोन्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो क्या था, यूरोप का क्षेत्र था, या आर्य का मूल क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी एनसीईआरटी। ठीक है। प्रत्येक 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें, उन किताबों में से जो भारतीय इतिहास के क्लास 12th की किताब है, उस किताब में सीधे सीधे एक लाइन मिलती है। वो कहते हैं कि आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो क्षेत्र था आल्प्स पर्वत के पूर्व में, आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया का क्षेत्र। ठीक है। यूरेशिया का जो क्षेत्र था वही आर्य का मूल क्षेत्र था। तो एनसीईआरटी के अनुसार आल्प्स पर्वत के पूर्व का जो यूरेशिया का क्षेत्र था वो क्या था, आर्य का मूल क्षेत्र था। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है जी मैक्स मुलर, जर्मन विद्वान मैक्स मुलर के अनुसार, जर्मन विद्वान मैक्स मुलर के अनुसार इस कहते हैं कि जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने इन आर्य का मूल क्षेत्र मध्य एशिया को माना। इनको क्या माना, मध्य एशिया। तो जर्मन विद्वान मैक्स मुलर के अनुसार आर्य का मूल क्षेत्र कौन सा था, मध्य एशिया का क्षेत्र था। ठीक है। अब मैं इसी चीज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं और एकदम सीक्वेंस से आपको, क्योंकि साथ साथ में आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है। दिखाने में और बोलने में काफी थोड़ा सा क्या है कि कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ठीक है। इसलिए अब मैंने आपको थोड़ा सा क्या है इसको लिखवाया। अब मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं और मुझे अब आपने बिल्कुल एक सीक्वेंस से आप सुनोगे इसको। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ और इतिहास में उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। अब इस वैदिक संस्कृति के जो जनक थे वो आर्य थे, इसीलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। अब आर्य कौन थे, आर्य शब्द का अर्थ क्या था, तो कहते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य श्रेष्ठ थे। ठीक है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार मिलता है। क्लियर। फिर कहते हैं कि आर्य जो थे सबसे पहले सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर बसे और उस प्रदेश को ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया।
इसके बाद कहते हैं कि आर्य इस शपथ ऋग्वेद में इस शपथ सिंधु प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों के नाम डिटेल से मिलते हैं जो इस प्रकार है। पहला है सिंधु नदी, ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। आर्य सबसे पहले इसी नदी के तट पर आकर अस्थायी रूप से बसे, आर्य स्थायी नहीं थे, आर्य अस्थायी थे, ठीक है। फिर कहते हैं कि दूसरा नंबर नाम आता है आपका सरस्वती नदी। सरस्वती आर्य की सबसे प्राचीन नदी है, पवित्र नदी है, इसलिए इस नदी को ऋग्वेद में नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे, यानी कि ये माँ देवी के समान है, माँ अम्बे के समान है, नदियों सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। और कहते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपका शतुद्री नदी। शतुद्री वर्तमान में इसको शत्रुज नदी कहते हैं, ठीक है। यूनानी धर्म ग्रंथ में, ईरानी धर्म ग्रंथ जैन अवस्था में इसको जरदोश नदी कहा गया है, ठीक है। फिर चौथा नदी आता है आपका विपाशा। अब विपाशा कौन थी? विपाशा एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस जो विपाशा है वो कहां पर गई हुई है? आजकल व्यास गई हुई है। ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। तो कहते हैं कि विपाशा नदी वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? व्यास नदी कहते हैं। और इस नदी के तट पर इंद्र ने उषा के साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद उसके सैन्यों को पराजित करके उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो नदी कौन सी थी? आपकी विपाशा नदी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है अश्विनी नदी। तो वर्तमान में अश्विनी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। अब इसके लिए क्या ट्रिक थी हमारी? अश्विनी एक लड़का है और आज वो क्या करने गया है? चुनाव लड़ने के लिए गया है, तो अश्विनी नदी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि वितिस्ता नदी। वितिस्ता अर्थात झेलम। जिस व्यक्ति को 30 लगी होती है वो अधिक देर तक 30 को झेल नहीं सकता, तो इसको झेलम नदी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में प्राचीन काल में इसको क्या कहते थे? वितिस्ता नदी। उसके बाद आता है आपका परुषणी नदी। परुषणी, ऋग्वेद में इसको परुषणी नदी कहते हैं, इसको ही इरावती नदी कहते हैं, वर्तमान में इसे रावी नदी कहा गया है। और इस नदी के तट पर त्रितसु राजवंश के राजा जो भरतकुल के थे, राजा सुदास, और उनके साथ साथ उन्हीं के एक पुरोहित विश्वामित्र जो वेदों के ज्ञाता थे। विश्वामित्र ने ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना की है, और इस ऋग्वेद के 3रे मंडल में इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, और यह गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। अब इसके कहते हैं कि जो वेदों के ज्ञाता थे, फिर भी कहते हैं कि राजा सुदास ने गुरु विश्वामित्र को पद मुक्त करके उनके जगह गुरु वशिष्ठ को अपना नया पुरोहित नियुक्त किया। ये बात विश्वामित्र को बड़ी अजीब लगी, और उन्होंने 10 कबीलों को एक समूह बनाया, और 10 कबीलों को समूह बनाए। इनमें 5 बड़े कबीले थे जो आर्यन थे, छोटे कबीले थे वो भी आर्य थे। लेकिन कहते हैं कि जो 5 बड़े कबीले थे इनमें पहला कबीला था अनु, यदु, द्रुम, पुरु और तुर्वश, ठीक है। उनके साथ साथ छोटे कबीले थे, इनमें शिवो, अलिनो, विष्णुओं, भलासनो और पक्तो, 10 कबीलों का समूह बनाया। और इन 10 कबीलों का नेतृत्व करने वाला जो सबसे शक्तिशाली कबीला था वो था आपका पुरु कबीला। लेकिन कहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ ये परुषणी नदी के तट पर हुआ, और इस युद्ध में राजा सुदास ने 10 कबीलों को पराजित कर दिया। और पराजित करने के पश्चात कहते हैं कि पुरु और जो भरतकुल कबीला था इनके बीच एक संधि हुई, और इस संधि के बाद एक नए कबीले का उदय हुआ जिसको हम इतिहास में क्या कहते हैं? कुरु जनपद। क्लियर। इनके साथ साथ अफगानिस्तान में बहने वाली 4 नदियों के नाम लेते हैं। इनमें पहला नाम है कुरुमुख, कुरम, गोमन, गोमती, सोवास्तु, स्वात और कुंभा काबुल नदी। अब एक आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्या कहेगा? वो कहेगा कि सपत सिंधु प्रदेश में बहने वाली अंतिम पूर्व की नदी कौन सी थी? तो अंतिम पूर्व में बहने वाली जो अंतिम नदी थी उस नदी का नाम था गंगा। कौन सा नाम था? गंगा। ये कहते हैं कि सपत सिंधु प्रदेश में बहने वाली पूर्व की अंतिम नदी, और पश्चिम में बहने वाली अंतिम जो नदी थी वो थी आपकी वितिस्ता नदी, वितिस्ता, ठीक है। ये NCERT कक्षा 12 की भारतीय इतिहास की किताब है, उसके जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर में सिद्ध दिया है कि ऋग आर्य की पूर्व में प्रवाहित होने वाली सबसे अंतिम नदी है गंगा, और पश्चिम में प्रवाहित होने वाली अंतिम नदी कौन सी है? वितिस्ता, ठीक है। अब आर्य जो थे वो इस क्षेत्र में आकर बसे। कहते कि इसके बाद कहते कि आर्यों का आगमन। तो कहते हैं कि आर्यों का आगमन, आर्य सपत सिंधु प्रदेश में यहाँ पर आए। इनके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनका जो मूल क्षेत्र था वो तो बाहरी क्षेत्र था। आर्य भारतीय मूल के नहीं थे, वो तो भारत से बाहर से आए थे। अब बाहर से
आए थे, उनके समर्थक विद्वान कौन कौन से, जैसे मान लीजिए पेनका और हल्ट हो गए। पेनका और हल्ट ये कहते हैं कि आर्य भारत के नहीं थे, वो तो जर्मन मूल के थे, और जर्मन में एक छोटा सा क्षेत्र था जिसको स्कैंडिनेवियस कहते हैं, और वहां से आर्य जो थे वो भारतीय क्षेत्र की तरफ आए, ठीक है। और इन्होंने यहाँ की जो जाति थी अनार्य, जिनको द्रविड़ जाति के लोग कहते थे, सिंधु सभ्यता के लोग कहते थे, उन लोगों को पराजित किया और पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन आर्य अस्थायी थे, फिक्स कबीले नहीं स्थापित किए थे उन्होंने, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जैसे उसके बाद नेक्स्ट आप क्या आता है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक किताब लिखी है आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्कटिक होम इन द वेदास। इस किताब में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा है कि आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो तो वो क्षेत्र था जो उत्तरी ध्रुव था जहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें थी। उस क्षेत्र को इन्होंने इनका क्या माना है, मूल निवास स्थान माना है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। तो नेक्स्ट आता है जी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ये कहते हैं कि आर्य का मूल क्षेत्र पूरा का पूरा यूरोप का क्षेत्र ही था। तो उन्होंने इनका क्षेत्र क्या माना है, इनका मूल क्षेत्र किसको माना है, यूरोप क्षेत्र को माना है। नेक्स्ट आते हैं जी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी की किताब क्या कहती है, एनसीईआरटी की किताब ये कहती है कि आर्य का मूल क्षेत्र आल्प्स पर्वत, ठीक है, तो यूरोप में है। आल्प्स पर्वत के पूर्व में एक जो और क्षेत्र था जिसको यूरेशियन पर्वत कहते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र ही आर्य का मूल क्षेत्र था। और आर्य उसी क्षेत्र से धीरे धीरे अपने पलायन करके इस सप्त सब क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी मैक्स मुलर। ये सबसे ऑथेंटिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और इन्हीं के मत को ही वर्तमान में स्वीकार किया गया है। ये कहते हैं कि आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो मध्य एशिया था, और मध्य एशिया से ही आर्य धीरे धीरे इस सप्त सिंध प्रदेश की तरफ आकर बसे, और यही आर्य का फिर क्या हुआ, इनका मूल क्षेत्र बना, ठीक है। ये विदेशी है इसके, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि आर्य विदेश नहीं थे, वो तो बल्कि भारतीय मूल क्षेत्र के थे। इनमें सबसे पहले विद्वान आते हैं अपने डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद और ऋग्वेद। इनके अनुसार आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो क्या था, सप्त सिंध प्रदेश। नेक्स्ट आता है जी आपका जैसे बाल गंगा सॉरी नेक्स्ट आपका आता है एलडी काला। एलडी काला के अनुसार कश्मीर और हिमालय का क्षेत्र आर्य का मूल क्षेत्र था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद फिर अलग विद्वान आते हैं, उनमें जैसे मान लीजिए त्रिदेवा, ठीक है। त्रिदेवा कहते हैं, वो कहते हैं कि मुल्तान में बहने वाली वेदिका जो नदी थी, देविका जो नदी थी, वो ही आर्य का मूल क्षेत्र था। तो इनको इस क्षेत्र को उन्होंने मूल क्षेत्र माना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये एक चीज रह गई थी आपकी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य का जो मूल क्षेत्र था वो था आपका तिब्बत का क्षेत्र, आर्य का तिब्बत का क्षेत्र, आर्य का मूल क्षेत्र तिब्बत, ठीक है। तो आर्य का मूल क्षेत्र तिब्बत था, इसके समर्थक विद्वान कौन से हैं, दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये आज केवल अपनी इतनी क्लास है, इनमें मैंने आपको इनका परिचय बताया, आर्य का भारत में आगमन बताया, ठीक है। अब आर्य जब आए तो इनको किसका ज्ञान हुआ, वेदों का। तो कल हम वेदों से वेद पढ़ेंगे, 4 वेद हैं, 4 वेदों की डिटेल से, फिर इनके ब्राह्मण हो गए, आरण्य के ग्रंथ हो गए, ठीक है, उपनिषद हो गए, वेदांत हो गए, इन सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, और इस क्लास को आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। और अपने नोट्स बनाइए, अगर धीरे धीरे हम इन चीजों को आगे और डिटेल से करेंगे आपके लिए, मैं मेहनत करूंगा, और आप इनको इस क्लास को रेगुलर सुनिए, ठीक है। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब तक आप ये मेरी इस क्लास को आप शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं मुकेश सांखला आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आपके लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।